जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की, यानी 1 से लेकर और 7 सितंबर 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो सभी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो आप क्लास में चीज़ों को ध्यान से ज़रूर पढ़ें और लगातार कंसंट्रेशन बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहे ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई पुलिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से नाबालिग बच्चों को ढूंढने तथा उनको तस्करी से बचाने के लिए तथा उन्हें पुनर्वासित करने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और ये काफ़ी सफल भी रहा है। मुंबई पुलिस के द्वारा अब तक इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 5000 बच्चों को अभी तक सफलतापूर्वक उनको उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है, पुनर्वासित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के सहयोग से मुंबई पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। अब जान लेते हैं मुंबई के बारे में। तो मुंबई ये भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। वैसे ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। ठीक है, और जिसे 7 टापुओं के नगर वाले नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित किया है? याद रखिएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि 18 से 22 सितंबर के मध्य संसद का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है और इसमें खास बात यह है कि ये विशेष सत्र जो नया संसद भवन अभी बन करके तैयार हुआ है उसमें इसकी पहली बैठक आयोजित की जाएगी और संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक भी इस सत्र के दौरान लाया जा सके। अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के फिनोमिना को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन और वन इलेक्शन, आप देख रहे हैं कि सरकार देश में इंटीग्रेशन को लेकर काफ़ी इनिशिएटिव सामने ला रही है। अभी आपने सुना था कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, वन नेशन वन टैक्सेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसी तमाम तरह की योजनाएं सरकार सामने ला रही है। तो उसी क्रम में देश भर में एक बार चुनाव हो, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की पहल को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, थोड़ा सा स्टार्ट ब्रीफ ले लेते हैं। अभी वर्तमान में जो सिनेरियो है इसका, वो क्या है कि लोकसभा का चुनाव दूसरे टाइम पे होता है, राज्यसभा का चुनाव दूसरे टाइम पे होता है तथा स्थानीय चुनाव भी अलग अलग समय पर होते हैं। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन, इसके तहत ये जो भी चुनाव देश में आयोजित किए जाते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा नहीं, विधानसभा और स्थानीय चुनाव, ठीक है, इन सभी को एक साथ आयोजित किए जाने की संभावना है। ठीक है, इसमें कैसे फ़ायदा होगा इस बात को समझते हैं। जैसे जब भी चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो हमारा देश एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इसमें चुनाव को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तमाम तरह के स्टाफ्स को हायर करना पड़ता है तथा एक अच्छी खासी रकम इसमें खर्च की जाती है। तो केंद्र सरकार यह सोचते हुए आगे बढ़ रही है कि एक ही समय में, एक ही दिन और एक ही पैसे में और एक ही बार के स्टाफों की जो तैनाती की गई है, इसके समय में ये जो भी 3 तरह के चुनाव हैं, मतदाता एक ही दिन इन तीनों चुनाव के उम्मीदवारों को निश्चित कर चुने। यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो फिनोमिना था, इस पर आप कंठस्थ हो पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नाम याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। फ्रेंड्स, ये भारत में रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बन रही है। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल लाहौटी को चुना गया था, लेकिन अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है और उनके स्थान पर जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 2024 में 31 अगस्त तक रहेगा।
एक बात आप और याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। भारत में रेलवे के इतिहास को लेकर के कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार मुंबई रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। अभी वर्तमान में भारतीय रेल व्यवस्था पूरे विश्व में तीसरे स्थान की रेल व्यवस्था है और क्रियान्वयन की दृष्टि से पूरे रेल नेटवर्क को 18 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभिजय वर्मा सिन्हा बने, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे रेलवे से संबंधित। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। वीडियो से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में इजीली आपको क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करना है और चैनल को ज्वाइन करके आपको जुड़ी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना है। ठीक है, और ये कुछ सोशल मीडिया के अन्य लिंक्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड की, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? चलिए इसको ड्रॉप करते हैं। आगे, हाल ही में वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस भारतीय चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, ये असम में एक कैंसर विशेषज्ञ हैं, नाम है इनका डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक है, असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो नाम है क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जान लेते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये परोपकार एवं समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एक चिकित्सक की बात की जा रही है। तो मन में हो सकता है कि आपके आ जाए कि ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसका क्षेत्र है परोपकार व समाज सेवा हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से मुख्य रूप से क्या है कि इस बार का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर रवि कन्नन को। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और परोपकार व समाज सेवा के लिए दिया जाता है और उपनाम इसका याद रखिएगा, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। चिकित्सा की बात हो रही है तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बार बार एग्जाम्स में आता है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार। ठीक है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और फिर से एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारत के वर्तमान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? तो इसको आप वन लाइन फॉर्मेट में याद रखिएगा, A+ रैंकिंग जारी की गई है। ये एक अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें दुनिया भर के बैंकर्स की रैंकिंग दी गई थी। इसमें शक्तिकांत दास को A+ की रैंकिंग दी गई है। याद रखिएगा, कुछ समय पूर्व इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जनमत संग्रह के आधार पर अपने देश में आदिवासी नागरिकों को संविधान में मान्यता देने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस वॉइस टू पार्लियामेंट के माध्यम से 4 अक्टूबर को मतदान करवाने जा रहा है, जिसमें 70 लाख मतदाता भाग लेंगे। और इसमें उद्देश्य क्या है कि जनमत संग्रह के आधार पर, यानी देश की जनता से उनके मत के आधार पर कुछ आदिवासियों को तथा टोरस स्ट्रेट के निवासियों को संविधान में आधिकारिक मान्यता दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कैसे इसको मैं आपको बताऊं। टोरस स्ट्रेट की लोकेशन आप जानते हैं ना, जो ये न्यू पापुआ गिनी है, ये न्यू पापुआ गिनी, और जो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे है तस्मानिया और यहाँ पर न्यू पापुआ गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट पाया जाता है और न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोरस स्ट्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पर जो द्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ नागरिक रहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के तहत आते हैं और उन्हीं को ये आधिकारिक मान्यता देने के लिए इस वॉइस टू पार्लियामेंट की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह एक
काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि फ्रांस में इसी जनमत संग्रह के आधार पर अपने देश में एक जो ई स्कूटर है, इसको बैन करने की घोषणा फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। हालांकि ये विचार जनमत संग्रह यानी जनता के मत को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी जनमत संग्रह को लेकर। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के ओरछा में श्री राम राजा लोक की आधारशिला किसने रखी है? नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है। नाम क्या है कि श्री राम राजा लोक। अब कुछ लोक नामक प्रश्न चर्चा में है, खासतौर से मध्य प्रदेश को लेकर ही आपको मैं बताऊं तो आप याद रखिएगा, अभी कुछ ही समय पहले हनुमान लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया गया था और महाकाल लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। एक और अमरकंटक में नर्मदा लोक का उद्घाटन किए जाने की घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो लोक को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न थे जिसको मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर इसको रिवीजन कर लेते हैं। राम राजा लोक ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ओरछा में। हनुमान लोक छिंदवाड़ा में, महाकाल लोक उज्जैन में और अमरकंटक में नर्मदा लोक का उद्घाटन किया जाएगा। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि स्थित है जबलपुर में, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमठ। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में दो फैक्ट मैं आपको साथ में बताते चलूँ। अभी जल्द ही मध्य प्रदेश एक लाडली लक्ष्मी योजना लेकर चर्चे में आया था। तो एक फैक्ट ये रखिएगा, बालिकाओं और महिलाओं को आर्थिक तौर पर यहाँ पर सहायता दी जाएगी। और मध्य प्रदेश भारत में MBBS के शिक्षा पाठ्यक्रम को हिंदी में जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम क्या है? याद रखिएगा, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, यही शिक्षक दिवस की थीम है। ठीक है। आप याद रखिएगा, भारत में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति SD राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के रूप में। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली महिला का हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, N वालारमथी इनका नाम है। और जो चंद्रयान 3 अभी जल्द ही आपने देखा था कि लॉन्च किया गया था, काफ़ी चर्चे में रही थी ये बात। तो इसी में जो काउंटडाउन की जो आवाज़ देने वाली थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। तो इनका नाम है N वालारमथी। चंद्रयान 3 पर जितने भी हमारी चर्चा है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी और उस पर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसमें इतना ही याद रखिएगा कि N वालारमथी जो काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली महिला थी चंद्रयान 3 के दौरान, इसमें जो है इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर निधन की बात हो रही है तो निधन को रिलेट कर लेते हैं। अभी अजित नीनान का नाम आपने सुना है। ठीक है। अजित नीनान ये पेशे से एक कार्टूनिस्ट थे। 68 वर्ष की उम्र में इनका जल्द ही निधन हो गया है। एक और बात आप याद रखिएगा, जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे हीथ स्ट्रीक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज प्रतिमा का निर्माण किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण किया है उसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्टापथी। ठीक है। ये तमिलनाडु तंजावुर के रहने वाले हैं। नटराज प्रतिमा के बारे में याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई 27 फीट है और इसका वजन 20 टन, लागत 10 से 12 करोड़ रुपए और इसको रिकॉर्ड मात्र 7 महीने में ही बना लिया गया है। देखिए, जो भारत मंडपम है ना, यहीं पर G20 की बैठक आयोजित की जानी है। आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में ही G20 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। इस दौरान दिल्ली में बैक टू बैक 2 प्रतिमा का अनावरण हुआ है। एक तो नटराज प्रतिमा का अनावरण
भारत मंडपम में हुआ है, और एक दूसरा प्रतिमा राजघाट पर बापू की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था, और इसमें भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर पीएम मोदी शिरकत किए थे। और आपको मालूम है कि ये 6 सितंबर को वहाँ के लिए प्रस्थान किया और 7 सितंबर को वापस इंडिया आ गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 8 से 10 सितंबर के बीच में आयोजित की जानी थी। दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लिए और बहुत ही शानदार तरीके से G20 को भारत की अध्यक्षता में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये जकार्ता की बात कर ले, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, दुनिया की सबसे तेज़ी से डूबती हुई राजधानी जकार्ता है, और यही कारण है कि इंडोनेशिया ने अपने देश की नई राजधानी नूसंतारा में स्थापित करने की घोषणा भी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। यह हॉस्पिटल इतना खास है कि बहुत छोटा और इमरजेंसी हॉस्पिटल है। 72 चौकोर खानों में इसको बंद किया जा सकता है, और ध्यान देने योग्य बात है कि इसको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखने में काफ़ी छोटा, लेकिन कार्य इसका बहुत बड़ा है। आपको मैं बताते चलूँ कि मात्र 8 से 10 मिनट के अंतर में ये एक अच्छा ऑपरेशन थिएटर भी तैयार कर सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है कि आरोग्य मैत्री क्यूब, और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने के लिए भारत में साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से किया जाएगा? तो नाम याद रखिएगा, 1 से 8 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, एक और पहले साक्षरता के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 8 सितंबर के मध्य, ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से और 7 सितंबर के मध्य भारत में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाए जाने की घोषणा भी की गई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह जो है वो 1 से 8 सितंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा और साक्षरता को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, शिक्षा दिवस की बात कर लेते हैं, तो भारत में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। भारत में अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 बातें बताई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में नए नागरिक उड्डयन सचिव कौन बने हैं? तो एक बात नाम याद रखिएगा, वी वुअल नाम इनका नाम है। और वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो याद रखिएगा, असम गवर्नमेंट ने इस बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बहुविवाह से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, एक से ज़्यादा शादी यदि करता है तो उसी को बहुविवाह कहा जाता है, ठीक है। और ये बिल दिसंबर के लास्ट तक आने की संभावना है, ठीक है ना। अब जान लेते हैं असम के बारे में स्पेशल फैक्ट्स। देखिए, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, राज्यपाल यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया हैं, और असम उच्च न्यायालय पड़ता है गुवाहाटी में, और इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं संदीप मेहता, ठीक है। असम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक गज महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। और
नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला CBG प्लांट ये असम के सोनापुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के किस RJD नेता को किसी मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है? नाम याद रखिएगा, इनका है प्रभुनाथ सिंह। ठीक है, और सज़ा किसके मामले में दी गई है? तो 1995 में एक दोहरा हत्याकांड का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था और वो आरोप अब सिद्ध हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शीर्ष उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इनको जो है सज़ा सुनाई है। एक और खबर चर्चे में आई थी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, इनको कौशल विकास मिशन के सिलसिले में किसी मामले में दोषी पाया गया है, जिसके तहत इनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुछ GI टैग को हम लोग रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में अभी पीछे जस्ट हम लोगों ने बात किया था। तो मध्य प्रदेश में चर्चे में जो GI टैग रहा है उसके बारे में बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो सुंदरजा आम है रीवा का, इसको GI टैग दिया गया था, और मुरैना की गजक मिठाई को GI टैग दिया गया है। ग्वालियर की कालीन को GI टैग मिला है, तथा बाटिक प्रिंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा और चंदेरी साड़ी ये सभी पहले ही GI टैग प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। एक बात और आप याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी हम लोगों की साप्ताहिक करंट अफेयर से संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिलती रहे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।